Next topic is patterns of genetic transmission. So, during the 1860s, Gregor Mendel and Austrian monk laid the foundation of our understanding of पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कौन किसने ये फाउंडेशन किसने सेटअप करी? ग्रीगर मेंडल ने. कैसे? ही क्रॉस ब्रेड पी प्लांट दैट प्रोड्यूस्ड ओनली येलो सीड विथ पी प्लांट दैट प्रोड्यूस्ड ओनली ग्रीन सीड. ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ रीड करना है यहाँ तक, लेकिन कुछ चीज़ें समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि ग्रीगर मेंटल सबसे पहले तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पे उसने फाउंडेशन लेकी. दूसरी चीज, जो पी प्लांट सिर्फ येलो सीड्स को प्रोड्यूस करता था, उसने ग्रीगर मेंडल ने इस वाले पी प्लांट को जो सिर्फ येलो सीड प्रोड्यूस करता था, इसको किसके साथ क्रॉस ब्रेड करवाया? उस पी प्लांट के साथ जो सिर्फ ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता था. ठीक है. अब रिजल्टिंग जो हाइब्रिड प्लांट आएगा, सपोज करो कि उसने सिर्फ येलो सीड प्रोड्यूस करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो येलो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है ओवर ग्रीन. डोमिनेंट का मतलब होता है हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर, जिसकी ज़्यादा पावर हो या जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो ओवर अदर्स, दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो. Yet when he bred the yellow seeded hybrid with each other, 75% of their offspring had yellow seed. तो उसने क्या देखा कि 75% जो offspring थे वो येलो सीड है. इसका मतलब येलो डोमिनेंट है ग्रीन से, और 25% सिर्फ ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस हुई हैं. समझ गए? तो सिर्फ यही चीज. तो मेंडल सेड दैट अ hereditary characteristics can be recessive, that is be carried by organism that does not express or show it. तो यहाँ पे क्या बोला है मेंडल ने यही चीज बोली है कि जो कलर हो सकता है या जो पी प्लांट प्रोड्यूस हुआ है वो रिसेसिव हो सकता है. डोमिनेंट का अपोजिट रिसेसिव. रिसेसिव का मतलब है जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे या फिर जो बहुत कम परसेंट में प्रोड्यूस हुआ है. समझ गए? जैसे यहाँ पे 75% अगर येलो था तो वो डोमिनेंट है, 25% जो ग्रीन सीड है वो रिसेसिव है. समझ गए? तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में रिसेसिव भी फैक्टर शो हो सकता है. मेंडल ऑल्सो, तो ये चीज़ें अब आपको सिर्फ रीड करनी है, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इनहेरिटेंस. सबसे पहले, inherited them through dominant inheritance if your parents have dimples but you do not have. तो recessive inheritance अगर आपके पेरेंट्स के पास डिम्पल है, ठीक है, लेकिन आपको डिम्पल नहीं आया है, तो दैट मीन्स क्या है वो फैक्टर? वो डिम्पल वाला फैक्टर रिसेसिव है. ठीक है, वो शो नहीं हुआ है, तो वो एक रिसेसिव इनहेरिटेंस है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. Genes that can produce alternative expression of a characteristic such as presence or absence of dimples are called alleles. क्या मतलब है यहाँ पे? Genes that can produce alternative expression of a characteristics. इसका मतलब कोई चीज़ प्रेजेंट है पेरेंट्स में लेकिन आप में वो चीज़ एब्सेंट है, कोई चीज़ पेरेंट्स में एब्सेंट है लेकिन आप में वो चीज़ प्रेजेंट हो गई है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एलील्स. ठीक है, समझ गए? तो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जब जीन्स में प्रोड्यूस होते हैं तो उस चीज को हम एलील्स बोलते हैं. एवरी पर्सन रिसीव वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल एलील फॉर एनी गिवन ट्रेट. When both alleles are same, the person is homozygous. क्या होता है कि every person receives maternal और one paternal allele, तो ट्रेड तो मिलते ही मिलते हैं बच्चों में. ठीक है, मदर और फादर दोनों के एलील मिलते हैं. जब दोनों एलील सेम हैं तो पर्सन इज होमोजाइगस, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हैं तो वो उसको हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं. तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस में डोमिनेंट एलील गवर्न्स. तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस में क्या होगा? वो जो डोमिनेंट एलील है वो आ जाएगा बच्चे में. लेकिन इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑफस्प्रिंग रिसीव एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील फॉर अ ट्रेट, इट विल बी एक्सप्रेस्ड. That person will look the same whether or not he or she is heterozygous or homozygous. Recessive inheritance or the expression of recessive trait occur only when a person receives two recessive alleles from each parents. तो ये चीज़ समझ आ गई. सिंपल आपको यहाँ से यहाँ तक करनी है ये चीज़ें. जैसे
यहाँ से एलील्स के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब दोनों के सेम होंगे तो उसको हम जब हमें दोनों व्हेन बोथ एलील्स, दोनों के एलील्स सेम है मैटरनल और पैटर्नल के, तो उसको होमोजाइगस। दूसरी अगर डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। और इन डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात करें जिसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो उसको वो डोमिनेंट रहता है, उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और यहाँ पे रिसेसिव इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब दोनों व्हेन अ पर्सन रिसीव्स, बच्चे को दोनों मैटरनल और पैटर्नल से दोनों रिसेसिव एलील्स मिलते हैं, तो दैट इज रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिनके पास बायो रही होगी या 10th-12th तक जिन्होंने पढ़ी होगी ये चीज़ें, उनको इजीली समझ आ भी गई होंगी। लेकिन जिनके पास नहीं थी साइंस, तो उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, देखा आप लोग यहाँ से भी इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, सिर्फ यही चीज़ें कवर करनी है आपको। पता होनी चाहिए एलील क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट इनहेरिटेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन विच मल्टीपल जीन्स एट डिफरेंट साइड्स ऑन क्रोमोसोम्स अफेक्ट अस कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स। मत करो ये वाली चीज़ें भी। म्यूटेशन, परमानेंट alteration in genes or chromosome that usually produce harmful characteristics but provide the raw material of evolution. Dimple are unusual in that they are inherited through simple dominant transmission. Most traits are influenced by multiple genes, often in combination with other factors. मत करो ये चीज़ें भी, रहने दो, ठीक है, ये मत नहीं करनी है। जीनोटाइप फिनोटाइप ये देख लेते हैं, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं जीनोटाइप, क्या होते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप होते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन्वायरमेंट से। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन कंटेनिंग बोथ एक्सप्रेस्ड एंड अनएक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीनोटाइप होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन से मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। If you have dimples, that trait is part of your phenotype, the observable characteristics through which your genotype or underlying genetic makeup is expressed. Except for monozygotic twins, no two people have the same genotype. क्या बोला गया है इसमें कि if you have dimples, that trait is part of your phenotype. अगर आपको डिम्पल है तो ये जो ट्रेट है वो आपका पार्ट है फिनोटाइप का। और ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्रू विच योर जीनोटाइप, उसको हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें जब आपका जेनेटिक मेकअप के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, किसके थ्रू? जीनोटाइप के थ्रू ही तो एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। और वो किसका पार्ट होता है? फिनोटाइप का, जो ऑब्जर्वेबल होता है इन्वायरमेंट के थ्रू। Next, the phenotype is product of genotype and any relevant environmental influence. The difference between genotype and phenotype help explain why a clone or even an identical twin can never be an exact duplicate of another person. ठीक है, तो दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या क्या चीज़ें? एक तो हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बोला गया है। तो जीनोटाइप इज योर इनहेरिटेंस और फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सन के, इज सिमिलर टू इन्वायरमेंट, सिमिलर होता है इन्वायरमेंट के। और इस वाली चीज़ों को हम डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों के लेकर आऊँगी नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो नोट्स के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही कई कबार हार्ड लैंग्वेज भी गिवन है जो आप लोगों तक इजीली, मतलब आप लोगों को आसानी से समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैंने नोट्स बना रखे हैं, हम उसमें से इन चीज़ों को कवर करेंगे, ओके। तो अभी इस बुक से हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जो लाइन सीधा एग्जाम में उठकर आती है। मल्टीफैक्टोरियल ट्रांसमिशन, डिम्पल्स आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ADHD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन जीन्स एक्सप्रेशन, नो। ये चीज़ें मैं क्यों अवॉइड कर रही हूँ? क्योंकि अगर आप PYQ को भी उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चंस या ये चीज़ें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देख लेते हैं।
ये आ जाती है और ये आपको करनी है डायरेक्ट इस टेबल से, ठीक है। और इस टेबल से भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बर्थ डिफेक्ट्स है सिर्फ हम वही करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको इजी जो आपको पता है, नाम भी सुन रखे हैं आपने, सबसे पहले है सिकल सेल एनीमिया, ये नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। हीमोफीलिया सुन रखा होगा नाम, और अल्फा थैलेसीमिया भी सुना होगा, ठीक है। ये चीज़ें देख लेते हैं पहले हम। क्या बोला गया, सिकल सेल एनीमिया में डिफॉर्म्ड फ्रेजाइल रेड ब्लड सेल दैट कैन क्लॉग द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देती है। डिप्राइविंग द बॉडी ऑफ ऑक्सीजन, सिम्टम्स इंक्लूड सीवियर पेन, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, लेग अल्सर, गोल स्टोन हो जाता है, ससेप्टेबिलिटी टू न्यूमोनिया एंड स्ट्रोक। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम देखें टे सैक्स डिसीज़ की बात अगर हम करते हैं तो डीजनरेटिव डिजीज ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सेल रिजल्टिंग इन डेथ बिफोर एज 5, तो इसमें डेथ हो जाती है 5 साल से पहले ही। क्यों? क्योंकि डीजनरेटिव डिजीज हो जाती है ब्रेन और नर्व सेल्स में, टे सैक डिजीज में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बात करें तो ये मत करो। और PKU इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, रहने दो। हीमोफीलिया देख लेते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है हीमोफीलिया में, यूजुअली फाउंड इन मेल्स, इन इट्स मोस्ट सीवियर फॉर्म कैन लीड टू क्रिपलिंग आर्थराइट्स इन एडल्टहुड। तो इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जो ज़्यादातर मेल्स में पाई जाती है, और दैट कैन लीड टू क्रिपलिंग आर्थराइट्स। उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस, overproduction of mucus which collects in the lung and disease tract. Children do not grow normally and usually do not live beyond age 30. और अल्फा थैलेसेमिया में क्या होता है, सीवियर एनीमिया होती है इसमें, दैट रिड्यूस एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन नियरली और अफेक्टेड इन्फेंट्स आर स्टिल बोर्न और डाई सून आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ, बर्थ के बाद क्यों डेथ हो जाती है बच्चों की, बिकॉज ऑफ अल्फा थैलेसेमिया। इसमें ऑक्सीजन जो कैरी करता है उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है जब बच्चे की बॉडी में, दैट इज थैलेसीमिया। नेक्स्ट, ये आप लोग चीज़ें रीड कर सकते हैं अगर आप लोगों को करनी है तो, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं ये चीज़ें। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब कुछ यहाँ पे हेडिंग है इसकी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज में क्या होता है, टिपिकली अकर बिकॉज ऑफ एरर इन सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज नाम से ही समझ आ रहा है, जब कोई एरर आ जाता है सेल डिवीजन में जिसकी वजह से या तो एक्स्ट्रा या फिर कोई क्रोमोसोम मिस हो जाता है, तो दैट इज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़। और इसमें क्या होता है, कुछ डिजीजेस भी होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय मॉडरेट टू सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड बाय सच फिजिकल साइन एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्किन फोल्ड एट इनर कॉर्नर ऑफ द आईज। तो डाउन सिंड्रोम में ये भी आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जो मॉडरेट से सीवियर तक जा सकता है, मेंटल रिटार्डेशन है। और ये फिजिकल साइंस आपको देखने को मिलेंगे, एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्किन देखने को मिलेंगी जो इनर कॉर्नर्स की तरफ से फोल्ड हुई हुई मिलेगी आपको आइज में। क्लाइनफेल्टर की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एक्स्ट्रा फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको लाइनें याद करनी पड़ेंगी कि कोज्ड बाय एक्स्ट्रा फीमेल सेक्स क्रोमोसोम इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Turner syndrome results from missing sex chromosome. The likelihood of error in meiosis may increase in offspring of women age 35। ये नहीं करनी, डाउन सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीन चीज़ें, एक टर्नर सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। एक्स्ट्रा फीमेल सेक्स क्रोमोसोम किस में है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टर्नर में मिसिंग है, और डाउन सिंड्रोम में आपका ये, ठीक है। और ट्राइसोमी 21 में क्या होता है,
डाउन सिंड्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 40% ऑफ केसेस ऑफ मॉडरेट टू सीवियर, और इस वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। तो याद रखना डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। Trisomy 21 क्यों है? Because it is characterized in more than 90% of cases by an extra 21st chromosome, or in 3 to 4% by translocation of the part of 21st chromosome onto another chromosome before it at conception। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखना, इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। ठीक है, क्या है? ट्राइसोमी 21। और दूसरी चीज़ कि इसमें एक्स्ट्रा आपको 21st क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ 21st क्रोमोसोम ऑन टू अनदर क्रोमोसोम बिफोर और एट कंसेप्शन के टाइम पे। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है इज द रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन द सेम क्रोमोसोम और द ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस वन। तो ट्रांसलोकेशन में होता है जब आपका रीअरेंजमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का सेम क्रोमोसोम में या फिर एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस डाउन, ये इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं डाउन सिंड्रोम के, कि डाउन स्लोपिंग स्किन फोल्ड नजर मिलेगी आपको एट इनर कॉर्नर ऑफ द साइड आईज में। चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम में आपको स्लोड ग्रोथ, पुअर मसल टोन, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, थिक हैंड, ईयर इन्फेक्शन, अर्ली हियरिंग लॉस, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, मेमोरी, मोटर स्किल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 इन एवरी 700 बेबीज, तो 700 में से एक बेबी आपको ऐसा मिलेगा जिसको डाउन सिंड्रोम होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिपल एक्स मीन्स, ट्रिपल एक्स फीमेल में देखने को मिलेंगे आपको नॉर्मल अपीयरेंस से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी, लर्निंग डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन। और क्लाइनफेल्टर में आपको ये आपको मेल में देखने को मिलेंगे स्टेरिलिटी, अंडरडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, स्मॉल टेस्टीज और लर्निंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स भी हम देख चुके हैं। फ्रेजाइल एक्स में माइनर टू सिवियर मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड स्पीच, मोटर डेवलपमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम is a major cause of mental retardation. Children with this chromosomal abnormalities can live productive lives। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है? तो जेनेटिक काउंसलिंग होते हैं क्लिनिकल सर्विस दैट एडवाइज प्रोस्पेक्टिव पेरेंट ऑफ देयर प्रोबेबल रिस्क ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद हेरिडिटरी डिफेक्ट। तो हेल्प prospective parent assess their risk of bearing child with genetic और chromosomal defect। तो ये हेल्प करता है पेरेंट्स को, prospective पेरेंट्स को, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया गया एलिसिया और एडुआर्डो का, कि वो एसेस कर सके। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है कि जो भी जैसे जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस है उनको एसेस कर लिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग। तो उस रिस्क को, कि वो रिस्क ना आए बच्चों में, तो उस चीज़ को एसेस करने का काम किसमें है? जेनेटिक काउंसलिंग में। इम्पॉर्टेंट है नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो नेचर इज हेरिडिटी और नर्चर इज एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नेचर इज हेरिडिटी, नर्चर इज एनवायरनमेंट। Studying the relative influence of heredity and environment, वन अप्रोच टू स्टडी ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्वांटिटेटिव है। पहला जो अप्रोच वो क्वांटिटेटिव का है। इट सीक्स टू मेजर
how much a trait in a given population and is influenced by heredity and how much by environment. क्वांटिटेटिव के नाम से ही पता चल रहा है जो मेजरेबल हो, तो इसमें चीज़ों को मेजर किया जाता है कि हाउ मच ट्रेट इन कि कितना ट्रेट जो है इन्फ्लुएंस हुआ है हेरिडिटी से और कितना इन्वायरमेंट से। तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल गोल ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स, और ये ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनल गोल भी कह सकते हो आप इसको क्वांटिटेटिव वाले को, ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज measuring heritability। तो हेरिटेबिलिटी इज, यहाँ से हमारे पास इसमें शायद कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरैक्शन होता है, एक सेकेंड गाइस, ऊपर हमने जेनोटाइप और फिनोटाइप की जब हमने बात की तो हमने जीनोटाइप को फिनोटाइप बोल दिया और फिनोटाइप को जीनोटाइप बता दिया है, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जीनोटाइप इज एनवायरमेंट इंटरैक्शन, ठीक है। फिनोटाइप इज जो आपको जीन से मिलते हैं, ठीक है। जीनोटाइप इज सिमिलर टू एनवायरमेंट और फिनोटाइप इज सिमिलर टू जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जीन से मिलते हैं, हेरिडिटरी, ओके। अब यहाँ पे क्या है इस वाले चैप्टर में, यहाँ पे मेजरिंग हेरिटेबिलिटी में इज अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट ऑफ हाउ great a contribution heredity makes towards variation in specific trait at a certain time within a given population. Heritability does not refer to relative influence of heredity and environment in a particular individual. तो heritability में ये है कि आप heritability को कैसे measure करोगे quantitative method से। तो इस वाले पैराग्राफ में वो बताया गया है कि आप कैसे measure कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप अगर बात करो फैमिली स्टडीज़ से, दूसरा एडॉप्शन स्टडीज़ से, तीसरा यहाँ पे स्टडीज़ ऑफ ट्विन्स से, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको फिर इन्होंने डिटेल में बताया है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। नेक्स्ट, हाउ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वर्क टुगेदर। तो हेरिडिटी इज़ नेचर और इन्वायरमेंट इज़ नर्चर। तो कैसे ये एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने NIOS में भी पढ़ी होंगी। इस पैराग्राफ में तो कुछ नहीं है। रिएक्शन रेंज एंड कैनलाइजेशन, नो। जीनोटाइप इज एनवायरमेंट इंटरैक्शन होते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट ऑन फिनोटाइप वेरिएशन। तो क्या होता है जीनोटाइप का मतलब होता है एनवायरमेंट इंटरैक्शन, यूजुअली रेफर्स टू इफेक्ट ऑफ सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशंस ऑन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, एंड अ डिस्कशन ऑफ दीज इंटरैक्शन इज अ वे टू कंसेप्चुअलाइज एंड टॉक अबाउट डिफरेंट वेज नर्चर एंड नेचर इंटरैक्शन। तो जीनोटाइप का मतलब ही होता है इन्वायरमेंट इंटरैक्शन, जिसमें हम वो सारे इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं जो आपको इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से सिमिलर है, दैट इज़ जीनोटाइप, ठीक है। तो अब जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जीनोटाइप होता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन, और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब आपकी किससे मिलती हैं, जब आपके जेनेटिकली चीज़ों पर फ़र्क डालती है, तो उस चीज़ वो भी मतलब इस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे अगर कोई भी बच्चा जैसे पोलन और डस्ट में जाता है, तो वो तो जीनोटाइप है, इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन हुआ बच्चों का। तो अगर बच्चों ने एक्सपोज किया है, एक्सपोजर मिला है, या फिर बाहर उन्होंने उन्हें पोलन या डस्ट से उनका सामना हुआ है, तो दैट इज़ इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। लेकिन अब उसके ऊपर अगर मान लो उनको कोई जेनेटिक में अगर उनको कोई एलर्जी है, ठीक है, तो उनको एलर्जी होगी, ठीक है। अगर उनके जीन्स में लाइक
उस इन्वायरमेंट में अगर वो पोलन और डस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका सामना हुआ है, अगर उनको एलर्जी नहीं हुई तो डैट मीन्स उनको एलर्जी नहीं होती, उनके जीन्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर उनको एलर्जी हुई है, एलर्जिक रिएक्शन शो हुआ है, इसका मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हुआ है। समझ गए हो? ठीक है, वही चीज़ इसमें बोली है कि जीनोटाइप इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन के बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमिलर टू इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और फिर ये किस पे वो प्रभाव डालते हैं? जेनेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है और जो जेनेटिक जीन्स है वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते। इन्वायरमेंट और जीन्स आपके हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, जीनोटाइप इन्वायरमेंट कोरिलेशन की बात की गई है। जीनोटाइप का मतलब होता है इन्वायरमेंट ही, और यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। पैसिव कोरिलेशन, रिएक्टिव कोरिलेशन, एक्टिव कोरिलेशन आप रीड कर सकते हो, वैसे वही एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को? सबसे पहले फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को। जैसे कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो गया, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, पेप्टिक कल्चर, ये सारे इन्फ्लुएंस करेंगे आपके जीन्स को। ओबेसिटीज आपको पता है, एक्सट्रीम ओवरवेट जब हो जाता है इन रिलेशन टू एज, सेक्स, हाइट एंड बॉडी टाइप। इंटेलिजेंस का भी इफेक्ट पड़ता है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। तो इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ऑफ देम। सिर्फ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें हम ना उसके थ्रू भी पढ़ेंगे, नोट्स के थ्रू। पर्सनालिटी ऑल्सो, पर्सनालिटी में हो गया न्यूरोटिसिज्म, डायरेक्टली लिंक टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी सच एज ट्रेट हो गया न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है? दैट लीड्स टू डिप्रेशन और एंग्जाइटी। टेम्परामेंट होता है स्टाइल ऑफ अप्रोचिंग एंड रिएक्शन टू सिचुएशन, कि आप किस स्टाइल में सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कहते हैं ना कि इनका टेम्परामेंट बहुत ही अलग है। लाइक कोई नॉर्मल सी बात पे जब किसी को ज़्यादा गुस्सा उठ जाता है तो उसका टेम्परामेंट शो करता है कि वो किस स्टाइल में उस चीज़ को रिएक्ट करेगा। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी की बात करें तो साइकोपैथोलॉजी आपका यहाँ पे हम बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर में जैसा आ गया सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, अल्कोहलिज्म, डिप्रेशन। ठीक है, और सिजोफ्रेनिया की हम बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, यहाँ पे रियलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। लॉस ऑफ कोहेरेंट लॉजिकल थॉट और इनएप्रोप्रिएट इमोशनैलिटी। Neurological disorder that affect about 1% of US population each year